के जबरदस्त एक्शन भरे दिन के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए हल्की मजबूती के साथ खुलने के हैं संकेत, लेकिन फिर से बाजार दिग्गजों और मिड कैप स्मॉल शेयरों के बीच में बढ़ता हुआ। तो आज का एक्शन दोनों ही तरह के शेयरों में कैसा रहेगा और किस तरह से आप बनाए अपनी इस वोलेटाइल बाजार में स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हाँ जी, स्वागत है मिड वीक सेशन में आपका। और जितना एक्साइटमेंट हमें कल बाजार में चाहिए था वो दिखा, बट जो एक्साइटमेंट आप क्रिकेट मैच में बोल रहे थे इंडिया पाकिस्तान में मिसिंग था, कल शाम मिल गया सर सारा एक्साइटमेंट? हाँ मिला, कुछ हद तक नॉट मच, बट फिर भी ठीक था, मतलब बेटर था। अब 41 रन की विक्ट्री है, बट फिर भी क्लोज मैच था। हाँ, कभी कभी आपको ये लगे कि आप हार भी सकते हैं। हाँ। और ये फीलिंग आना भी जरूरी है तब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मैच से हमारा कॉन्फिडेंस बैटिंग को लेकर बहुत बढ़ा, और कल के मैच में हमारा कॉन्फिडेंस बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग दोनों में ही बढ़ा है। लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा हिला है कल का कॉन्फिडेंस कि हाँ जरूरी नहीं कि मजबूत शुरुआत करें तो उसके बाद आप अच्छा ही खेलें, लेकिन ओवरऑल चलिए फाइनल में पहुंच चुके हैं तो एक अच्छी बात है। और बिल्कुल आपको भी और मतलब मज़ा आएगा। अब जीतना है सर। हाँ, अब जो भी है, हाँ वो तो जीतने की तो अभी आदत ही पड़ी हुई। हाँ। और अच्छी बात है कि टीम पूरी यूनिट की तरह अच्छा खेल रही है, अच्छा खेल, और कहीं न कहीं कोई न कोई मतलब बढ़िया प्रदर्शन करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा। तो आई एम श्योर कि वर्ल्ड कप के ठीक पहले ये एशिया कप की जीत बड़ी काम आएगी, स्टेपिंग स्टोन होगा फाइनल विक्ट्री के लिए। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। जसप्रीत बुमराह की फॉर्म में वापसी, ईशान किशन अच्छा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आई, लगातार 350 मारी है। विराट कोहली ने बड़े मैच में सेंचुरी मारी, केएल राहुल इससे बढ़िया कमबैक नहीं कर सकते थे। मिडिल ओवर्स में आप देखिए हार्दिक पांड्या ने जैसी बॉलिंग की है, मतलब काफी कुछ अच्छा दिखा, पूरी टीम अच्छा खेल रही है, काफी कुछ अच्छा। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया संकेत है हमारी टीम के लिए। तो क्रिकेट मैदान से तो खुशी आ रही है सर, बट आज मार्केट के मैदान पर क्या होने वाला है इस पर आपको राय लेनी है। पहले तो ट्रिगर्स बताएं, फिर आज के ट्रिगर्स पहले देख लेते हैं। महंगाई से राहत मिलने के संकेत आए हैं हमारे यहाँ, थोड़े से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे, महंगाई के आंकड़े, और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी 5 महीने की ऊंचाइयों पर। तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेटा बेहतर है। अब आइए अमेरिका में 17 पॉइंट नीचे डाउ बंद होता दिखा है और नैस्डैक बंद हुआ है 150 पॉइंट नीचे। कच्चा तेल 10 महीनों की ऊंचाइयों पर $92 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन मेड इन इंडिया आईफोन पहली बार लॉन्च हुआ है, आईफोन 15 हो चुका है लॉन्च, और इस पर भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन होते हुए दिखे। बातचीत करेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है और क्या कुछ खास है। बिल्कुल सर, तो चलिए कहाँ से शुरुआत करें? कहाँ से शुरुआत करें, इतनी सारी चीज़ें हैं। आईफोन से आईफोन कर सकते हैं। वैसे आईफोन का लॉन्च हो गया, स्टॉक नहीं भागा, गिरा है बल्कि 1.5-2% नीचे ही बंद हुआ है। 5-7 दिनों से जिस तरह का एक्शन स्टॉक में हो रहा है, जब से चाइना की तरफ से खबर आई कि सरकारी संस्थानों में वो विदेशी फ़ोन का इस्तेमाल करने पर बैन कर रहे हैं, तब से उठ नहीं पाया। अब कल जो लॉन्च हुआ है इसमें कुछ अच्छा और कुछ ख़राब माना जा रहा है। एक तरह से उसकी जो प्राइसिंग है उसको लेकर दोनों तरह के व्यू आ रहे हैं। वही 80,000 के आसपास से प्राइसिंग उन्होंने शुरू की है, 1,15,000 रुपये तक जा रही है, $1,000 के आसपास का जो मान के चले। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे जैसे आईफोन 10-11 में अटके पड़े हैं 12 में अटके पड़े हैं, वो अपग्रेड करेंगे प्राइस नहीं बढ़ी तो। और कुछ लोग का ये मानना है कि इसका मतलब शायद प्राइसिंग पावर नहीं है। मेरे ख्याल से जो एप्पल ने डिसीजन लिया है एंट्री प्राइस नीचे रखने का, वो डिसीजन ज़्यादा सही लिया है। हाँ, उसका रीज़न ये कि दीप अल्टीमेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर अमेरिका में है, महंगाई ऊपर बनी हुई है, और वो और जिस तरह से ब्याज दरें ऊपर है, कहीं न कहीं वो परचेजिंग पावर को इफेक्ट तो करेगी। और उस हिसाब से अगर एप्पल अपनी प्राइसिंग को नीचे रखता है तो गलत नहीं कर रहा, स्ट्रेटेजिकली सही है। और आप नीचे रखकर ही इसी एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक कल्ट प्रोडक्ट की तरह देखे जाते हैं, है ना। जिसको पसंद है वो पसंद है, वो वही लेगा, वो शिफ्ट नहीं करेगा। सो आई थिंक उसके लिए नए वर्जन पे जाने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई एक ऐसी वजह हो, या तो वजह ऐसी हो कि आईफोन 15 में आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और मतलब मज़ा ही आ गया तो लेना ही लेना है, मस्ट है। वैसा तो नहीं, वैसा कुछ ऐसा अभी तक तो नहीं दिखा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप शिफ्ट 2 वजह से करेंगे। एक, स्टेटस सिंबल है कि लेटेस्ट आईफोन मेरे हाथ में होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मेरे को नया वाला आईफोन ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा है तो फिर मैं पुराना वाला बेच के नया ले सकता हूँ। सो आई थिंक वो दूसरी वजह जो है ना, वो काफ़ी हद तक एंट्री लेवल पे काम आती हुई दिखेगी। सो आई थिंक ठीक है, बाकी तो
देखते हैं क्या कुछ हो। चलिए कैसे रिएक्शन। वैसे स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा खास हाँ, स्टॉक कुछ खास नहीं। अच्छा, आपने अमेरिका की महंगाई टच करी तो एक बार वो भी यहीं पे बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात निकली, कल वैसे ज्यादा एक्शन नहीं था। आज महंगाई के आंकड़े, आज महंगाई के आंकड़े, एक हफ्ते बाद फेड पॉलिसी है। हाँ, हमारे लिए तो महंगाई के आंकड़े अमेरिका से आ ही रहे हैं रोज। कच्चा तेल $92 पे टेंशन बढ़ाने का काम है। और कल मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब से बात भी की थी और मैंने स्पेसिफिकली 2 बार सवाल पूछा। मैंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम तो घटाओ कुछ तो करो। लेकिन उन्होंने साफ साफ जवाब दिया नहीं। जवाब साफ साफ नहीं देगा, मतलब कह दिया कि मैं नहीं हटा रहा। अच्छा, ऐसा। हाँ, वो हिंट दे दिया। हाँ, वो बोले कि राज्य सरकार ने टैक्स कम करे हैं, हमारी तरफ से तो हमने कम कर रखा है। तो कोई और मैंने ये भी कहा कि पिछले क्वार्टर के देखिए सारे नतीजे इतने मजबूत आए। तेल कंपनियां मोटा पैसा बना रही है, तो उनसे करवाओ कम, कर नहीं रहे कम, 1 साल हो गया। तो उन्होंने बोला पहले लॉस भी तो कितने किए हैं। तो वहाँ से भी कोई रिलीफ है नहीं। रिलीफ सिर्फ इतनी मान के चल सकते हैं कि अब अगर कच्चा तेल बढ़ भी गया तो शायद दाम ना बढ़े, क्योंकि इलेक्शन ईयर में आप जा रहे हैं तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं। अगर आप $100 पे पहुँच गए, ना पहुँचे अच्छी बात है, पहुँच गए तो भी आप दाम नहीं बढ़ेंगे ये मान के चल सकते, लेकिन दाम घटने के संकेत है नहीं। और दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़, बायोफ्यूल पे जो उनका फोकस था वो उन्होंने बात की थी। स्पेशली BPCL पर भी मैंने सवाल पूछा था, तो उनका कहना था कि BPCL का डाइवर्समेंट अभी बिल्कुल खत्म, कोई प्लान ही नहीं, प्लान ही स्क्रैप कर दिया है कि इतना बढ़िया प्रॉफिट कमा रही जो कंपनी, उसको हम क्यों बेचें। फाइन इनफ। तो एनीवे, सो कुल मिला के ये है कि हमारे यहाँ महंगाई, अमेरिका की महंगाई जो है आज डेटा आएंगे, लेकिन हमारे लिए कच्चा तेल बढ़ना थोड़ा सा टेंशन का काम है। लेकिन हमारे कल जो आंकड़े आए वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। दोनों ही इकोनॉमी के आंकड़े बहुत मजबूत आए हैं दीप, चाहे वो आप महंगाई के देखें, घटकर आई है महंगाई, सब्जियों के दाम जो थोड़े कम हुए हैं उसका फायदा मिला है। और दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी 5 महीनों की ऊंचाइयों पर आते हुए दिखे। तो हमारे यहाँ कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कच्चा तेल ज़्यादा ना बढ़े तो मुझे लगता है कि हम हमारी महंगाई को संभाल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कच्चे तेल वाला जो मामला है वो थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि डे टू डे बेसिस पे आप अपने यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते देख रहे तो उसका एकदम इफेक्ट जो आता है वो नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि $90 के ऊपर कच्चा तेल है तो आप मांग भी नहीं कर सकते कि दाम घटाओ, है ना। सो वो इशू है। तो आई थिंक देखते हैं, फिलहाल आज के लिए रिलीफ की बात है। हाँ, अगर आप लोकल ट्रिगर्स में देखेंगे तो आपके लिए महंगाई और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर है दोनों ही हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। अच्छी बात है, दोनों ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और आज अमेरिका में महंगाई आएगी तो उस पर भी हम नज़र बना के रखे हुए हैं। अच्छा सर, फिर बाजार पर आते हैं। कल क्या हुआ ये सब जानना चाहते हैं। किसमें? हाँ, निफ्टी में कि मिड के उसमें? किस में जाना? निफ्टी में नया लाइफ हाई बनाया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या जानना चाहते और क्या जानना चाहते हो? फ्लैट बंद हुए हैं, कभी हरे कभी लाल निशान में रहा है, और क्या जानना चाहते बताइए? जो एक्शन हुआ है सर वो बताइए। पूछो, खुल के पूछो, आप क्या जान रहे हैं? क्या हुआ सर, ये मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बड़ी गिरावट आ कहां से गई? लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया, इस पर भी दो सवाल हैं, बट पहले कल क्या हुआ एक बार ये बताइए। ठीक है, देखिए 11 दिन से आप लगातार हाई बना रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। अप्रैल से मार्च के अंत से एक तरफा तेजी शुरू हुई है जो चल रही है, ठीक है। लगभग मिड कैप, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% से 300% बढ़ चुके हैं इस पीरियड में, राइट। रोज बढ़ते हैं, हमारी कंप्लेन नहीं होती, कभी कभार घटते हैं तो कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि कल जब जिस माहौल में हम घटे उस माहौल में हमें घटने का अंदाजा नहीं था। कि जब निफ्टी आपके लिए पहली बार 20,000 के ऊपर खुलकर नया लाइफ हाई बना रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी, अगर देखिए मिड कैप इंडेक्स को 4% घटना होता है ना, तो फिर कल लाइफ हाई क्यों बनाया? फिर ऊपर खुले क्यों? एग्जैक्टली। अगर इतना खराब कोई माहौल है तो फिर इतना घटना ही नहीं चाहिए ना। फिर तो सुबह भी लाइफ हाई बनाया। कल अचानक से बिना किसी अंदेशे के बिकवाली आई, पहली चीज। क्या आइडिया नहीं था, लाइफ हाई पे मार्केट है, सेलिब्रेशन चल रहा है, और एकदम से ये क्या हो गया? पहला। दूसरा, जो बिकवाली आई बहुत फास्ट, शार्प, एकदम, मतलब आपको ज्यादा समय नहीं लगाया, मुश्किल से आधा घंटे में सारा खेल हो गया, एकदम जोर से गया। दूसरा। तीसरा, घटे मतलब ऐसे कि जिस भाव में बायर दिख रहा है दे दो, है ना। अब ये कल मिलेगा नहीं, अगले आधा घंटे बाद ये बायर मिलेगा नहीं, 1 घंटे बाद में, उस तरह की बिकवाली जो मतलब जिसको कहते हैं ना बाजार तोड़ के बेचना, वो वाली बिकवाली इसने परेशान किया। अब इस तरह की बिकवाली दीप मैंने आमतौर पर देखी है, वो किसी न किसी या तो बुरी खबर की आशंका के चलते होती है, या किसी न किसी ऐसे रीजन से होती है जो आपको, हमको, आम पब्लिक को, सबको नहीं पता।
किसी को अंदर की खबर है इस वजह। सो कोई न कोई बुरी, या तो कोई बुरी खबर है किसी के पास थी। अब कल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे सब जगह नाम फैल रहे हैं कि कुछ एक आध कोई विदेशी फंड है जहाँ समस्याएं हो सकती, जिन्होंने आजकल पिछले कुछ दिनों में बड़ा पैसा मिड कैप शेयरों में लगाया है, उनके यहाँ किसी तरह की कोई समस्या, इंक्वायरी इस तरह की हो सकती है। उसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं है, कहीं पुष्टि नहीं है। हम कह भी नहीं रहे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। मैं वो बता रहा हूँ जो मार्केट में बातें चल रही है कि उसकी वजह से या तो फंड ने बेचा होगा, तो फंड ने नहीं बेचा होगा तो उन मिड कैप शेयरों को होल्ड करने वाले दूसरे इन्वेस्टर्स ने बेचा होगा। सो आई थिंक अक्रॉस बोर्ड जो बिकवाली हुई है वो एक तो या तो उस खबर से हो सकती है, किसी विदेशी फंड की तरफ से बिकवाली का जो डर था उसके चलते हुआ। दूसरा जो हो सकता है, अगर विदेशी फंड के आप आंकड़े देखें, कल 1027 करोड़ की कैश में बिकवाली है, 1047 करोड़ की एफआईज की, स्टॉक्स में 1322 की। तो जिस लेवल की बिकवाली उतने बड़े आंकड़े हैं नहीं। अब इसमें यह भी हो सकता है कुछ खरीदा भी होगा, हो सकता है लार्ज कैप्स खरीदे हो, मिड कैप्स बेचे हो। सो मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा, मेरे पास वो बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन ब्लॉक डील्स में देखेंगे तो ऐसी कोई बड़ी बिकवाली के नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा जो एक वजह बनती है दीप, वो ये कि किसी को कुछ खराब आने की आशंका है, कोई ऐसी, हाँ किसी को पता है कि कोई खबर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग अब ये भी बात करें कि 17 तारीख से आपका पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। इस पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा क्या है किसी को नहीं पता। तो क्या उसके पहले थोड़े अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या हो सकता है, क्या कुछ अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं? अब अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं तो क्या अर्ली इलेक्शन के पहले मार्केट थोड़ा रुक सकता है? एक तरफ ये लोग सोचने वाले लोग हैं कि आमतौर पर इलेक्शन के पहले एक बार बाजार पोज लेता है। दूसरी तरफ अगर आपको इसको पॉजिटिव साइड पे देखें, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शायद बहुत पॉजिटिव सोच रही है कि हमारे जीतने की चांस ज़्यादा है, इसलिए जल्दी इलेक्शन करा लें, या लेट इलेक्शन कराने में उनके परफॉर्मेंस खराब होने के चांस बढ़ जाते होंगे, आइदर थिंग। सो वो, और अर्ली इलेक्शन या संसद का सत्र 17 तारीख को शुरू हो रहा है, ये अचानक से कल सुबह पता नहीं चला है, नोन था, सबको पता है। लेकिन अब किसी को एजेंडा पता हो तो नहीं पता, तो हो सकता है किसी को लगता हो कोई ऐसा एजेंडा हो जिससे मार्केट पे इंपैक्ट आ सकता है। सो अंदर क्या चीज है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो सेलिंग है ये सेलिंग इन्फॉर्म सेलिंग है। अच्छा, 100% इन्फॉर्म सेलिंग है। ओके, जिसको पता है वही बेच रहा है, बाकी तो इंडेक्स देख के, निफ्टी देख के एंजॉय ही कर रहे हैं। ये तो अचानक से स्क्रीन पे नजर पड़ी, अरे निफ्टी इतना गिर गए, ये क्या हुआ? करेक्ट। आप हम जब तक संभले देखें तब तक तो 2% इंडेक्स नीचे आपका, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि कोई बिना इंडेक्स देखे धड़ 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 जिस भाव में जहां बायर है बेचो, ये हुआ है। सो आई थिंक अगले 2-3-4 दिनों में शायद आपको समझेगा ये अंदर क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये मिड कैप्स गिरे। ये तो खबरों के लिहाज से रहा सवाल, फंडामेंटल लिहाज से तो ठीक है, 3-3, 4-4 गुना हुए मिड कैप्स। कल भी हमने फोन लाइन खोली, लोगों से बात की। एक इन्वेस्टर का ऐसा फोन नहीं था जिसने ये बोला कि मैंने जो शेयर खरीदा मेरा नुकसान में। यस सर, कम से कम इतनी आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, ये बात सही है। एक दिन में 10% निकल गया, ये बात भी सही है, लेकिन अभी भी आप लॉस में हो। आपके अभी भी स्टॉक में 25-50-100% के प्रॉफिट है। सो आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी एक तरह से आप, अब वो क्या होता है मजबूत बाजार में कभी भी है ना, प्रॉफिट बुकिंग आपकी डिमांड और सप्लाई की वजह से या इंडेक्स की वजह से नहीं, किसी न किसी अननोन खबर की वजह से आती है, और वो अननोन खबर किसी को पता नहीं होती। वो कब किस वजह से घटेगा वो पता नहीं। सो आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर इसे देखना चाहिए। तो बट ये बात पक्की है कि जिस तरह की बिकवाली हुई, कोई न कोई अंदर की बात समझ के, सोच के, या जिसके पास है खबर वो बेच के। तो सवाल वही है, अगर समझो आपके पोर्टफोलियो में कोई एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपके पोर्टफोलियो में रेलवे या डिफेंस स्टॉक है, और आपको लगता है 20,000 का निफ्टी हो गया, ये मेरा टारगेट था, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई बना रहे हैं, अब मैं बेचता हूँ, तो आप है ना 10% नीचे करके नहीं बेचेंगे। आपको पता है आराम से माल बिकता है, धीरे धीरे प्यार से बेचो। 3:30 बजे तक बाजार खुला है। करेक्ट सर। किसको 15 मिनट में ही सारा खाली करना है? ऐसा कोई नहीं बेचता। ऐसा वही बेचता है जिसको ये पता हो कि कुछ ऐसा खराब आ रहा है या खराब होने वाला है, मैंने अभी नहीं बेचा तो 15 मिनट बाद मेरा नीचे बिकेगा। एग्जैक्टली, ये है अंदर की बात। क्या है पता नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करें इन्वेस्टर? सर कल थोड़ा जो लोगों के दिमाग में चिंता आई है, देखिए पहली चीज तो कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ा सेंटिमेंट मिड कैप शेयरों को लेकर कमजोर हुआ है, स्मॉल कैप शेयरों को लेकर कमजोर हुआ है, और होना भी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है दीप की, एक जो सबसे ज्यादा जो बढ़े हुए शेयर हैं, जो सबसे ज्यादा भागे हैं, वही सबसे ज्यादा गिर रहे हैं, और वही गिरेंगे भी नेचुरली, क्योंकि जहां आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वही आप पहले बेचेंगे। करेक्ट। आमतौर पर
लोगों की धारणा यही होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स हो चाहे फंड मैनेजर, जो प्रॉफिट का सौदा है वही पहले बेचा जाता है, नुकसान का सौदा आप जल्दी से नहीं बेचते। तो आपका प्रॉफिट किस में है? रेलवे में है, डिफेंस में। तो हो सकता है रेलवे डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट ये कहूँगा कि रेलवे डिफेंस में अगर आपके पास शेयर है अच्छे प्रॉफिट में, तो आप पार्टली बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस मौका मिलेगा तब ले लीजिए, क्योंकि नेचुरली रेलवे और डिफेंस शेयर अपनी आज की जो उनकी फाइनेंशियल्स है उसमें 3 से 5 साल आगे की कमाई को डिस्काउंट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता है, क्योंकि 5-5 साल 8-8 साल 10-10 साल की ऑर्डर बुक उनके हाथ में, रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो फंड्स को क्या लगता है, चलो 10 साल तक अगर इतनी कमाई हो सकती है तो मुझे 3 साल आगे का 5 साल आगे का वैल्यूएशन देने में कोई हर्ज नहीं। वो वैल्यूएशन थोड़े से आपके करेक्ट होंगे। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, उसमें कुछ सरकारी कंपनियां और आप ले सकते हैं जो काफ़ी तेज़ी से भागी है। फॉर एग्जाम्पल मैं शिपिंग कंपनियों को, शिपयार्ड कंपनियों को भी मैं इसी में गिनता हूँ, जो डिफेंस का पार्ट है, थोड़े रेलवे शेयर, तो इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। वहां आपके पास मजबूत पैसा बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे के लेवल पे इंतजार कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब आगे क्या होगा? अब आगे मिड कैप शेयरों में तेजी रहेगी, 100% रहेगी। 2 चीजें बदलेगी। पहला, हर शेयर नहीं भागेगा, रुक रुक के भागेंगे, और वही भागेंगे जहां क्वालिटी सही है। और अब दूसरी, कूद के खरीदारी नहीं होगी कि मैं 9:15 बजे लूंगा, 3:30 बजे ऊपर बिकेगा, आज लूंगा कल ऊपर बिकेगा, इस हफ्ते लूंगा अगले हफ्ते ऊपर बिकेगा, सितंबर में खरीदूंगा अक्टूबर में ऊपर बिकेगा, वो बंद हो जाएगा। तो मतलब वो एकदम बड़े बड़े मुंह आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई मंदी नहीं है। दोनों चीजों में फर्क समझिए। क्वालिटी शेयरों का आराम से धीरे धीरे चलना हमेशा बढ़िया है। एक तरफा तेजी में हमेशा कभी भी छोटा मोटा झटका लगता है। और अगर आप 4 महीने 5 महीने से तेजी देख रहे हैं, 5 घंटे की मंदी नहीं संभाल सकते तो कैसे चलेगा? फिर प्रॉब्लम ये तो हो गई, कभी न कभी तो होगा, किसी न किसी रीजन से होगा जो आपको हमें पता हो ना हो। तो मेरा ये मानना है, क्वालिटी शेयर आपके पास है, अभी भी बिल्कुल होल्ड करिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बढ़ने की स्पीड कम होगी, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन पैसा अब भी बनेगा। और अब कहाँ बनेगा वो बता देता हूँ। 3 स्पेस है मिड कैप्स की जहां पर आपको फोकस करना है। मिड कैप्स भी कर सकते हैं, लार्ज कैप भी। मिड कैप आईटी चुनिंदा वहां खरीदारी करनी, और आराम से एक ही दिन में, आज नहीं कर, आराम से ये मिड कैप में आपको मौका मिलेगा। मौके ढूंढिए। मिड कैप फार्मा, मिड कैप सीमेंट, 3 जगह गॉट इट, नोट कर अगली 3 जगह करनी है और खरीदना है, आराम से खरीदना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मौका मिलेगा और आप अपनी लिस्ट बना के रखें, समझ के रखें, तो वहाँ खरीदारी करनी। ये थोड़े से ओवर हीटेड स्टॉक्स हैं, वहाँ हल्का सा सावधान रहना है, वहाँ खरीदने की जल्दबाजी है। क्योंकि अगर स्टॉक 3 गुना बढ़ा है और 10% 15% घटता है तो वो आपको तुरंत खरीदने के मौका नहीं दे रहा है। वो खरीदने के मौके थोड़ा 15-20% घट जाए उसके बाद। मिड कैप शेयर, जैसे निफ्टी में 5% का करेक्शन ठीक ठाक माना जाता है, वैसे मिड कैप शेयर में 20% 15% का करेक्शन ठीक ठाक माना जाता है। आपको उस हिसाब से देखना है, ज़्यादा देखना है। और इनमें खाली अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको खरीदने हैं, जब भी खरीदने। खराब क्वालिटी के, कमज़ोर क्वालिटी के नहीं खरीदने। बहुत अनाप शनाप 70-80 के पी मल्टीपल वाले शेयर नहीं लेने। ऐसा मतलब आप ये समझ लो 40 के ऊपर मल्टीपल पे कोई स्टॉक ट्रेड करा तो ये समझ लो कि मुझे आराम से लेना, हड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल ये महंगे शेयरों में गिना जाएगा, बस उतना ही है। बाकी ऐसा कोई आप मैदान छोड़ के सारा पोर्टफोलियो जीरो करके भाग जाए तो फिर 3 साल और 5 साल की व्यू क्या हुआ? करेक्ट सर। फिर अब अगर 3 घंटे में व्यू बदल जाएगा, और कई लोग बोलते हैं कि आप तो कल बोल रहे थे भाई कि बड़ी तेजी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आप बोल भी रहे थे लोग पैसा बनाए तो तकलीफ है, और आपने कल ही देख लिया। तो हम पॉइंट सही उठा रहे थे, और हम मिड कैप शेयरों की वकालत करें तो वो कल शुरुआत नहीं की, तो मार्च से लगातार मैं कह रहा हूँ कि होल्ड करके रखिए, बड़ा पैसा बन रहा है। और हमेशा आप कभी भी टॉप पे नहीं बेच पाएंगे, हमेशा टॉप से जब रिवर्स होगा तभी आपको पता चलेगा टॉप का बना। अगर इसी तरह से टॉप पे बेचे तो सारे बाजार के दिग्गजों ने 3 महीने पहले सबका पोर्टफोलियो खाली करवा दिया होगा। ये जो आप 200% रिटर्न देख रहे हैं, 20% भी नहीं बनते थे। तो अभी थोड़ा ऊपर का आपको छोड़ना पड़ेगा हमेशा, लेकिन बिल्कुल हमारी जो राय थी सही है, अभी भी है। अच्छी क्वालिटी के शेयरों में होल्ड करना है आपको, खाली जहां वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हो मिड कैप में। अब फॉर एग्जांपल आज निफ्टी लाइफ हाई पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं, या कुछ बहुत महंगे। फॉर एग्जांपल यूपीएल अकेला स्टॉक है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, 13% नीचे है। तो लार्ज कैप में भी तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, कुछ आउट परफॉर्म करते हैं। मिड कैप्स में भी वैसे ही है। सो आई थिंक आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मिड कैप में ज़्यादा होना पड़ता है, और वो होके रखिए। बाकी कोई ऐसे एक दिन की गिरावट से डरने घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा बढ़िया पैसा कहीं बन रहा है, जो ज़्यादा भागे हुए शेयर ले लीजिए, इंतज़ार कीजिए। और बाकी क्वालिटी शेयरों में वापस मैंने आपको दे दी 3 स्पेस जहाँ पे आपको आगे चल के खरीदारी करनी है। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए सारे का सारा बाजार का मूव, और कल क्या हुआ था समझ में भी आ गया। आज के लिए कुछ खास सर?
19,725 19,865 अब निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर आ गया है। ये मजबूत सपोर्ट है। जब तक 19,700 नहीं तोड़े तब तक आपको मंदी नहीं सोचना है। मंदी क्या मतलब? खराबी। मंदी तो खैर अभी भी टाइम है, लेकिन 19,700 के नीचे ट्रेड करने पर ही आपको कमजोरी का संकेत। देखो 20,100 19,700 400 पॉइंट 2% बराबर है। 2% क्या होता है? करेक्ट। इतना तो इंडेक्स पे आप लेके चलोगे ना, तो 2% तक मतलब 19,700 के नीचे ही खराब होने का पहला संकेत देगा। बैंक निफ्टी में 44,800 45,000 अभी मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर में बैंक निफ्टी पे 45,800 46,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। ये आपके लिए आज की पूरी कमेंट्री। ठीक है सर, संकेत आज के ग्लोबल न्यूट्रल साइड पे है, एफआईज के नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल। कल हमने ये बात भी की थी कि पुट कॉल रेशियो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी पर हायर जोन साइड पे है। तो गैप से खुलने के बाद आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब वो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी नहीं है ना कि 9:15 बजे आए, 9:30 आए, 10 आए, 11 आए, कहाँ से किस वक्त से आएगी वो कहना मुश्किल है। लेकिन डेटा आपको ये बता देता है कि आपको ऊपर के लेवल पर अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। इसलिए कल गैप से खुल रहा था, हमने कहा भी कि हम नहीं खरीदेंगे। करेक्ट, हम खरीदने के लिए वेट करेंगे। सिंपल है। आज एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हल्के हुए हैं बाजार, हल्के हुए जो कल भारी थे। हाँ, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, मजा आएगा। सेंटिमेंट थोड़ा अब मिड कैप्स में तो आपका नेगेटिव है, लार्ज कैप में तो पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का मिला के मैंने एवरेज करके न्यूट्रल रख दिया। ओके, और ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है सर। 19,865 19,800 925 ये आपका पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी पर। आज इस रेंज में आने पर हल्की फुल्की खरीदारी मिलेगी। इसके ठीक नीचे 19,725 से 19,825 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और यहाँ पर तो आपको सारे शॉर्ट्स काट के लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली बनाना चाहिए आज कल में जब भी आए तो। ठीक है। ऊपर की तरफ एक हल्की फुल्की रुकावट 20,075 20,125 की रेंज में, उसके पार निकले तो 20,125 पे आप खुले नीले आकाश में निफ्टी में पहुंचेंगे। फिर वही स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। बैंक निफ्टी 45,225 45,325 तुरंत आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे 45,000 से 45,150 मजबूत सपोर्ट जो है ना बैंक निफ्टी पे। जब तक 43,800 के नीचे 44,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक बैंक निफ्टी पे भी पहला कमजोरी का संकेत नहीं आएगा। ठीक वैसे जैसा 19,700 के नीचे निफ्टी से मिलेगा, वैसे बैंक निफ्टी पे 43,800 के नीचे से 44,800 के नीचे से मिलना शुरू होगा। कभी आज के लिए 1,000 पॉइंट का इधर उधर बोल दूं थोड़ा सा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट करने में। 45,000 44,000 43,000 इतना जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा। एनीवे, ऊपर की तरफ 45,575 45,700 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 45,775 से 45,900 950 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, बैंक निफ्टी की हो सकती है। गॉट इट। एफआईएस ने कल थोड़ी पोजीशन हालांकि बढ़ाई है, पुट कॉल रेशियो कम हुआ है, बट एफआईएस की पोजीशन थोड़ी बढ़ी है। 63% वही है दीप। थोड़ा बहुत उन्होंने 1,100 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स में की थी, उसमें भी 1,088 करोड़ की निफ्टी खरीदे। तो निफ्टी में कहीं कोई कमजोरी, बैंक निफ्टी में भी बिकवाली नहीं है। तो एफआईएस की तरफ से कोई खास ऐसा इंडेक्स को लेकर बाजार को लेकर समस्या है नहीं। एक अगर आप वही वाली बात है, पूरे अगस्त में आपका मूड खराब था कि निफ्टी बढ़ता नहीं है, मिड कैप की तेजी को एंजॉय नहीं कर पाए। अब आपका निफ्टी बढ़ रहा है, मिड कैप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया तो आपको मूड खराब है। तो मूड खराब करना हो तो रोज आपको रोज वजह मिलेगी, और अच्छा रखना हो तो पूरे अगस्त में वाह क्या मिड कैप भागे थे, सितंबर वाह क्या दिग्गज भाग रहे हैं। अगर आप सही जगह पोजिशनिंग हो गए और सही तो फिर ठीक है। जैसी जिसकी पोजिशनिंग मतलब वैसा वैसा उसको बाजार लगता है, उसका बाजार है। वो 5 अंधों वाली कहानी ना हाथी की, कि हर आदमी को हाथी को अलग अलग तरीके से देखता है, जो जहाँ हाथ लगाएगा उसको वैसा दिखेगा। बट कुल मिला के आपको ओवरऑल मार्केट में देखना है तो कोई ऐसी खास समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ टाइम हाई पर 20,000 पे अगर 2-4-5% की वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बात सही है। ठीक है, ओके। अब आइए स्टॉप लॉसेस। निफ्टी इंट्राडे 19,900 क्लोजिंग 19,800। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,300 क्लोजिंग 45,150। टाइट स्टॉप लॉस रखे हैं। जिनको डीप रखना है 45,000 का रख ले बैंक निफ्टी पर, जिसको डीप रखना है निफ्टी पे 19,700 रख ले। मैं आज थोड़ा सा स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहता हूँ। उसका वजह ये कि मैं फॉलोअप एक्शन देखना चाहता हूँ। 2 तरह से फॉलोअप एक्शन देखना है दीप। एक, दिग्गजों का क्या कल कोई खराबी नहीं हुई, जो डेटा बढ़िया है, क्या एफआईज का, लोकल फंड्स का दिग्गजों के लिए रुझान बरकरार है, खरीदना ही है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो कल बिकवाली, क्या आज भी बिकवाली और आगे बढ़ेगी? करेक्ट। कुछ मार्जिन कॉल्स होंगे, कोई टेंशन होगा, कोई पैनिक होगा। अब आज 2 तरह की चीज़ें हो सकती है मिड कैप्स में। 3 तरह की रादर। एक तो ये कि जिन लोगों के पास
पड़े हैं मिड कैप शेयर प्रॉफिट में है और कल वो सोचने में रह गए, देखने में रह गए, हुआ क्या पता तो कर ले, बेचूं नहीं बेचूं उसके बाद, तो वो आज सोचेंगे यार पता तो नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा बेच देना चाहिए, पैसा आ रहा ले लेते हैं, तो आज उनकी सेलिंग आ सकती है। दूसरी सेलिंग आ सकती है उन लोगों की जिनके लीवरेज पोजीशन या कहीं फंडिंग वंडिंग में शेयर खड़े हैं, अब उनके कल पहली बार 10-15% अगर नीचे आए थोड़े, और ये डर लगे कि 10% और नीचे आ गए तो मार्जिन कॉल आ जाएगा, तो उनकी भी क्वालिटी आ सकती है। तीसरा, उन लोगों की खरीदारी आ सकती है जो मौका देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आज के मार्केट में वैसे लोग थोड़े कम हैं। फॉलो अप सेलिंग मिड कैप्स में आती है नहीं, वो की होगा, फॉलो अप बाइंग लार्ज कैप्स में आती है या नहीं आती, वो की होगा। तो इन दो चीज़ों पे अपने को शुरुआत के 15-20 मिनट आधा घंटा देखना है, उसके बाद डिसाइड करें। ठीक है सर, चलिए वेट करते हैं। शॉर्ट साइड एक ही है 20,125। बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड इंट्राडे 46,000, क्लोजिंग 45,600, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। ठीक है, बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस 20,000 का भी रख सकते हैं, 20,000 के नजदीक 2 दिनों से बंद हो रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे हैं। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है 20,000 का रख लें। बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए। हाँ, बहुत छोटा। ठीक है, नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी, और अच्छी रेंज खरीदने के लिए अगर मौका मिले तो 19,865 से 19,925 की है, थोड़ा 19,925 में खरीदें, थोड़ा 19,865 में भी लीजिए 2 टुकड़ों में, और मन हो तो 19,825 के आसपास भी लीजिए, स्टॉप लॉस तो 800 का लगा लीजिए। ठीक है, 2 या 3 टुकड़ों में खरीदना है। टारगेट जो बनेंगे 19,975, 20,000, ये 25 पॉइंट के 2 छोटे टारगेट हैं। 20,075, 20,100 के 2 मीडियम टारगेट, ये भी 25 पॉइंट के। 20,125 के ऊपर खुला नीला आकाश है, हम बात कर ही चुके हैं, तो फिर ट्रेल करते चलिए, होल्ड करिए। जो लोग बेचना ही चाहते हैं, बेचने के लिए एक ही जगह है, 20,100 के आसपास की जगह। अब वो आप उस समय डिसाइड करिएगा आपको 20,075 में बेचना है कि 100, 110 में बेचना है, 125 में, जहाँ भी जिसको बेचना ही है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बेचने वाली लाइए। तो जिनको बेचना ही है उनको एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर 20,100 के आसपास आप चाहें तो बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा दीप 20,150 का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 20,000, 19,975 2 छोटे टारगेट है, 19,925 मीडियम टारगेट है, 19,865, 19,825 के बड़े टारगेट। बस इसके लिए अगर आप चाहें तो 20,100 के आसपास बेचें, लेकिन 20,150 पार हो जाए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत करना, काट लेना, डबल कर लेना। हाँ, काट लेना, डबल कर लेना, फिर शॉर्ट मत देना। और मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको बेचना ही है तो ये लेवल अच्छा है। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी खरीदना है, खरीदने के लिए दीप अच्छी जगह जो बन रही है वो 45,325 कल के लोज से लेकर 45,225, 45,150 के आसपास की रेंज है, जहाँ 2-3 टुकड़ों में आप मौका देखकर खरीदारी कर सकते हैं। 45,000 का लगाएं स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 45,400, 475 2 छोटे टारगेट है, 500, 575 और 625 के 3 मीडियम टारगेट है, 45,700, 775 और 875 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और इस रेंज में एक चांस तो ज़रूर लेना चाहिए, करनी ही चाहिए खरीदारी अगर मौका मिलता है तो। जो लोग बेचना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, ज़रूर शौक फरमाएं। जितना आप 45,800, 46,000 की रेंज में बेच पाएंगे उतना बढ़िया है। सो 45,850, 46,000 ये मैं रेंज लेके चल रहा हूँ। अगर उसके आसपास मौका मिल जाए तो वहाँ पर ज़रूर बेचें। 46,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 45,775 और 45,700 2 छोटे टारगेट हैं। 45,650, 575 और 525 के 3 मीडियम टारगेट है। 45,400, 45,325 और 45,250 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बैंक निफ्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से बाजार का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और क्यों करेगा? आज एक वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी। सर। दूसरा, कल पूरे कमज़ोर बाजार में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी झुके नहीं, बिल्कुल पुष्पा की तरह। करेक्ट, मतलब एकदम जिसको जो करना हम डटे रहेंगे। यस 12 में से 10 स्टॉक नीचे बैंक निफ्टी के, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई 2 सबसे बड़े दिखे। वजह कुछ भी समझो कि एचडीएफसी बैंक में रीबैलेंसिंग की बाइंग आएगी, या आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरह से संदीप बख्शी साहब को एक्सटेंशन मिला। रीज़न किसी भी चीज़ के कुछ भी हो सकता है, बिना रीजन के भी मिड कैप 4% घट सकते हैं। तो वो मार्केट है। लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी 45,500 को होल्ड करके क्या 45,700, 45,900 की रेंज में पहुंच पाता है। और निफ्टी को अगर मजबूत रहना है तो आज बैंक निफ्टी से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, गॉट इट। तो बैंक्स पर रखिए खास नज़र। बैन लिस्ट भी आपकी डबल टेरिटरी में आ गई, डबल डिजिट टेरिटरी में। IEX और नैल्को, इन दोनों की एंट्री हो गई है। PNB बाहर आ गया, जो कल हम बात भी कर रहे थे, बट अब 10 स्टॉक्स हैं आपके वाले। कल तो आप तो खाली IEX ही बोल रहे थे, नैल्को भी घुस गया लास्ट मोमेंट पे। हाँ सर, उम्मीद कम थी लेकिन ओहो
ओके, कम उम्मीद पे भी बेहतर प्रदर्शन। ओके ज़्यादा ही बेहतर प्रदर्शन हो रहे हैं। ओके, डेटा सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स। एफआई एफएनओ के तो हम एफआई के तो कर ही चुके हैं। एफएनओ में पहले मैं बैंक निफ्टी के डेटा बता दूं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इतना सम्मान तो बनता है बैंक निफ्टी का। 45,500 जहां आप बंद हुए वही मेक और ब्रेक लेवल है। 45,500 के पुट पर 30 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 38 लाख शेयर हैं। इसके ऊपर हैं तो आप अच्छे हैं। ऊपर में 45,800 46,000 जो पोजिशनिंग बनी हुई है वहाँ सप्लाई जोन है। नीचे में 45,000 के आसपास खरीदारी की जगह, तो कोई बहुत बड़े डेटा नहीं है। बड़े मतलब मैं आजकल 35 लाख शेयरों को बड़ा नहीं मानता। अब तो 6 करोड़ देख लें सर, अब तो हमने वैसा है। और निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, 20,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक है। 20,000 के पुट पर 64 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 88 लाख शेयर हैं। नीचे 19,900 पर 80 लाख शेयर हैं, सपोर्ट का काम करेगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। ऊपर 20,100 पर कॉल राइटर हाईएस्ट बैठे 1 करोड़ 15 लाख शेयर। तो 19,900 20,100 आपकी निफ्टी की रेंज है जिसमें, और 20,000 मेक और ब्रेक लेवल। गॉट इट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार का। आइए फिर स्टॉक ऑफ द डे आपके साथ। कल भी 2 बेहतरीन स्टॉक थे, वीक बाजार में भी होल्ड किया। आज क्या रेडार पर जानते हैं स्टॉक ऑफ द डे। आज बेचने की राय है, और बेचने की राय है बाटा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस 1725 का लगाकर आप बेच सकते हैं। थोड़ा बाजार मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, अगर थोड़ा ऊपर में बेचने का मौका मिले तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस के जितना नज़दीक बेच पाए। 1680, 1655, 1645 3 टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। और वजह ये कि सिटी की तरफ से आज रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाटा पर अपने कवरेज की शुरुआत की, और शुरुआत ही बिकवाली की राय से की है 1310 के टारगेट के साथ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आजकल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वैसे ही माहौल थोड़ा सा दबाव वाला बना है, तो ऐसे में कहीं कोई ख़राब खबर है या कोई ख़राब रिपोर्ट है तो थोड़ा बिकवाली का दबाव आ सकता है। तो यहाँ बेचने की राय आपके लिए। अच्छा, ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन बाजार का और मूव जो इस समय आती हुई दिख रही है। आइए फिर हमारी टीम से भी बात करते हैं खबरों के शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेजेस। अरमान, नुपुर, आशीष है तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप बात करें आरआर काबिल, जहां पर अगर आप देखें इनका आईपीओ जो है वो खुलने वाला है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्रैकसेट स्पेशल स्टील्स, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बीच विलय के कारण जो है आज से 2.8 करोड़ नए शेयर्स जो है वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल के हिसाब से यूएसए का सीपीआई का अगस्त महीने का डेटा आएगा। ईएमएस लिमिटेड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनका आईपीओ जो बंद हो चुका है, इसमें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप बात करें तो लगभग 75 टाइम्स आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 30 गुना के आसपास, क्यूआईबी का 153 टाइम्स, और अगर आप एनआईआई की बात करें तो वहाँ पर 82 टाइम्स जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। आरआर काबिल, यहाँ पर आज से आईपीओ खुलेगा, 15 सितंबर तक खुला रहेगा आईपीओ। प्राइस बैंड अगर आप देखें 983 से 1035 का है। इशू साइज लगभग 1964 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 180 करोड़ का है, और ओएफएस की बात करें तो वो 1784 करोड़ का है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 585 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आपको कई सारे नाम एचडीएफसी फंड, आईसीसीआई प्रू, एक्सिस फंड, आदित्य बिरला फंड, कोटक फंड आदि जैसे कई नाम है जिसमें आते हुए दिखेंगे। और श्याम मेटालिक्स, जिसमें ओएफएस का अपडेट है। कल जो रिटेल के लिए जो हिस्सा खुला हुआ था उसमें टोटल जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है लगभग 71.25% जो है वो वहाँ पर आता हुआ दिखा है। नॉन रिटेल के लिए ऑलरेडी जो डेटा आ चुका था लगभग 359% भरा था। ओके, नुपुर, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कल जो हमारी खास बातचीत हुई थी हरदीप सिंह पुरी साहब के साथ, वहाँ से कुछ अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ। आपको नज़र रखनी है बीपीसीएल पे, क्योंकि उनका कहना है कि जो डाइवेस्टमेंट है वो इस साल नहीं हो पाएगा, तो बीपीसीएल आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ शुगर स्टॉक्स और एथेनॉल पर भी आपको रखनी है नज़र, क्योंकि बायोफ्यूल से सरकार के जो इंटरेस्ट है वो बहुत पहले से उनका ऐसा कहना था। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। तो ये स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज वापस से फोकस में रहने वाले। पेट्रोल एंड डीजल से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से आते हुए दिखे थे हमारे खास बातचीत में, जहां पे उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर राज्यों का जो है वो विचार करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। नजर रखनी है केसी इंटरनेशनल पर भी, क्योंकि कंपनी को करीबन 1012 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है केसी इंटरनेशनल के लिए, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इंडिया ग्रुप एविएशन, जहाँ पे सेकेंडरी लीज मार्केट में 22 एयरक्राफ्ट ले सकती है कंपनी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही है कि प्रैट एंड विटनी इंजन में दिक्कत के चलते कंपनी के जो 320 न्यू एयरबस एयरक्राफ्ट है उसे ग्राउंड पर होने के चलते कंपनी और लीज पे ले सकती है एयरक्राफ्ट को। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा।
वेदांता पर भी रखिए नज़र, क्योंकि अनिल अग्रवाल साहब की कल ट्वीट आती हुई दिखी थी जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जाम्बिया कॉपर माइंस को जो है वेदांता रिसोर्सेज से लिस्टेड कंपनी वेदांता लिमिटेड में ट्रांसफ़र करने की उनकी योजना है। तो वेदांता लिमिटेड भी आज फोकस में रहेगा। ओके, अरमान बताएं, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि फंड जुटाने पर 15 सितंबर को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा, जिसमें इक्विटी शेयर हुआ या फिर अन्य एलिजिबल सिक्योरिटीज़ द्वारा QIP, प्रेफरेंशियल इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट आदि के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। PNC इंफ्राटेक, यहाँ पर जो गैर प्रमोटर HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। हिस्सेदारी 7.2% से बढ़कर लगभग 9.2% हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 11 सितंबर को जो है शेयर खरीदते हुए दिखे हैं। 361 WAM लिमिटेड, यहाँ पर बात करें तो कंपनी में WF एशियन फंड की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 0.25% हिस्सेदारी घटाई है। उनकी हिस्सेदारी 3.58% से घटकर 3.3% के आसपास हो गई है और ये सेकेंडरी मार्केट सेल के जरिए लगभग आपको 8 सितंबर को जो है ये हिस्सेदारी उन्होंने घटाते हुए दिखे हैं। बर्ड डील्स में L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर शेयर होल्डर्स में सेलर्स के हिसाब से बात करें तो BC इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने लगभग 2.4 करोड़ के आसपास शेयर जो है बेचे हैं। BC एशिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने लगभग 4.6 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर वो ये बेचते हुए दिखे हैं, तो उन्होंने 2.4, और यहाँ पर BC इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने 4.6 जो है वो बेचते हुए दिखे हैं। बायर्स में आपको नाम दिखेंगे FA में BNP पारिबास, जहाँ पर उन्होंने 3.6 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस है, DSP ब्लैक रॉक है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है आदि जैसे नाम है जहाँ पर ये खरीदारी में जो है वो आते हुए दिखे। ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकरेज जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बाटा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सबसे इंपैक्टफुल रिपोर्ट है आज की। सिटी जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है बिकवाली की राय के साथ 1310 रुपये का टारगेट दिया और भाव देखिए 1700 रुपये पर चल रहा है। ये मान रहे कि मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ लगभग ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिली है। इसके चलते काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर बाटा पर। L&T लगातार अच्छी रिपोर्ट्स, अच्छी खबरें। CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 3240 के लक्ष्य के लिए। कैनफिन होम्स में एक ब्रांच में थोड़े दिन पहले जो है एक फ्रॉड पकड़ा गया था, इसके बाद रिपोर्ट आई है। जेफरीज मान रहे कि इस फ्रॉड के डिटेक्ट होने के बाद कंपनी ने अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को काफ़ी मजबूत किया। 970 का टारगेट दे रहे हैं, 750 का भाव चल रहा है। टाटा केमिकल्स HSBC की तरफ से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1100 रुपये का टारगेट दिया, स्टॉक चल रहा है 1040 रुपये पर। ये मान रहे कि चाइना में अगर आप देखें तो सोडा आज की बड़ी तेजी आई है, लेकिन ये टेम्परेरी है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो बड़ी कैपेसिटी एडिशन होगा, इसका एक इम्पैक्ट है। MCX UBS खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1950 से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया, 1724 का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर आप देखें तो खास तौर पर जिस प्रकार से ऑप्शंस के वॉल्यूम में एक बढ़त देखने को मिली है, इसके बाद इनका भरोसा स्टॉक के ऊपर बढ़ा है। सफायर फूड्स, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1450 का भाव, 1800 रुपये का टारगेट है। ऑटो कंपनीज पर भी खास नजर रखेगा। साथ में M&M, ये स्टॉक फोकस में ज्यादा है। HSBC खरीदारी किराए दे रहे 1700 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1800 कर दिया है, 1557 का भाव है। ये मान रहे कि ट्रैक्टर सेगमेंट में अगर आप देखें तो जो ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं वो इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन SUV की बिक्री अच्छी देखने को मिली है। नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे हैं, वहीं BNP पारिबास और मैक्वारी ये भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए। टाटा मोटर्स, नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे 786 का टारगेट है। मैक्वारी ने टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 730 का टारगेट दिया है। और अंत में मारुति, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 10,504 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखने वाला है एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। हिमांशु जी सुप्रभात करें, शुरुआत बताएं सर आपकी पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक में। चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है, काफी लंबी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तेजी है वो और एक्सटेंड हो सकती है। आज के सेशन के लिए 1025, 1040 ये दो टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 988 यानी कि 988 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ये रहेगी पिक ऑफ द डे।
ओके, एक्सिस बैंक में है खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरे ही पसंद का शेयर है डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो कल मेरा और कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर पिक भी था मॉर्निंग में। 5690 के राउंड की क्लोजिंग है, इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। 5580 5580 का स्टॉप लॉस लगाना है। 5825 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज है पिक ऑफ द डे। 5825 तक के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने का है। कैश के लेवल है, फ्यूचर्स के सर ये? नहीं अनिल जी, कैश के लेवल्स हैं, कैश के। अनिल जी आप तो हमेशा ही, अनिल जी पिक ऑफ द डे में तो हमेशा कैश के लेवल्स ही होते हैं और सिर्फ चार्ट कॉर्नर में फ्यूचर के लेवल्स होते हैं। नहीं, बहुत दिन से आए ना आप, इतने दिन से छुट्टी पे थे तो मैं भूल गया एक्चुअली। मैं और या फिर आप हो सकता है आप विदेश जाके कुछ अपने आप में परिवर्तन कर लें, आप कैश के बजाय, प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर में सोचना ज़्यादा शुरू कर लें, इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूँ। बस पूछने में क्या जाता है। ओके, तो पूछने के बाद पता चला कि बंसल जी बिल्कुल भी बदले नहीं है, वैसे के वैसे हैं। हमारी उम्मीद थी कि बाहर जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, 2-3 हफ्ते वहाँ बिता कर आएंगे, कुछ तो बदलेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना पाया। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अभी आपने कहा पूछ लेता हूँ, पूछने में क्या जाता है, तो अनिल जी एक चीज छोटी सी है आपसे पूछनी है जी। अनिल जी, ये जो पॉकेट स्क्वायर आप लगाते हैं अनिल जी, इससे जो आपने गुलाब बना रखा है जेब में अनिल जी, ये अनिल जी बहुत बड़ी स्किल है अनिल जी। कई बार मैंने अटेम्प्ट किया आपको देखकर, लेकिन हो ना सका अनिल जी। तो कभी आपको वक्त मिले, कोई पाठशाला करने का मन हो तो अनिल जी कैसे किया जाता है, इस पर भी अनिल जी एक जो है छोटी सी पाठशाला। नहीं, आपको मैं एकदम पर्सनलाइज ट्रेनिंग इसकी दूंगा। आप एक बार मुंबई आए, हमारे जो स्टाइलिस्ट है ऑफिस में, वो बना के लगाते हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे रेडीमेड मिल जाता तो मुझे पता नहीं चलता। लेकिन जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, चार्ट कॉर्नर है मेरा और कुणाल जी का। अनिल जी बिल्कुल, मैंने तो अनिल जी अमेरिका में इसकी प्रैक्टिस कर ली है और कुणाल जी को मैं आज शो के बाद सिखा दूंगा ये पॉकेट स्क्वायर आप जैसा बनाने के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम अनिल जी, मैं और कुणाल जी एक ही गलती कर रहे थे, इसी कारण से ऐसा पॉकेट स्क्वायर नहीं बनता था। और दूसरा अनिल जी, लंबी छुट्टी के बाद आया हूँ, बट वोडाफोन अनिल जी, वोडाफोन आइडिया ने आपके लिए एक स्पेशल प्रीमियम पैकेज अनिल जी लॉन्च कर दिया है फॉर प्रीमियम कस्टमर, प्रीमियम एंड लॉयल कस्टमर्स लाइक यू अनिल जी। तो आपको एक गिफ्ट भी मिला है अनिल जी वोडाफोन की तरफ से। क्या बात है, क्या मुझे तो कुछ ऐसा आया नहीं। क्या क्या लॉन्च किया अनिल जी? प्रीमियम पैकेज फॉर प्रीमियम कस्टमर्स, प्रीमियम एंड लॉयल कस्टमर्स लाइक यू अनिल जी। आज के अनिल जी पेपर में आया है, अपनी रिसर्च टीम को लगाएं, वो मोटी मोटी खबरें देखते हैं, छोटी सी खबर आई है अनिल जी एक जगह। मेरे पर्सनल टेलीकॉम कनेक्शन के लिए थोड़ी रिसर्च टीम है, वो तो ऑफिस का काम करने के लिए। बंसल जी क्या कहे, अब आपकी तरह मेरी प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है कि इसके सब काम करा लूँ, मैं तो खाली ऑफिस वाले ही करवाता हूँ। चलिए बढ़िया, लेकिन कुछ तो अच्छी चीज़ आई है। बहुत धन्यवाद सर आपका। और कुणाल जी, हाँ कुणाल जी बताएं सर अपनी पिक। अनिल जी देखिए, बहुत ज्यादा पिक्स नहीं है क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कल बड़ी उठापटक हुई, लेकिन इन्फोसिस ने कल अनिल जी मोर्चा संभाला, एक ब्रेकआउट हुआ। तो मुझे लगता है कि आज भी इंडेक्स मैनेजमेंट के चलते इन्फोसिस में आपको तेजी बनते दिखेगी। तो यहाँ पर 1485 1485 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। इन्फोसिस में पहला टारगेट होगा 1530 रुपए का, इवेंचुअली 1550 तक की जगह है, तो 1550 के इवेंचुअल टारगेट के लिए इन्फोसिस पे खरीदारी करें। के 1501 के आसपास से इन्फोसिस यहाँ खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। स्वागत है अमरीश सर आपका भी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। पहले भी मैंने ये रेकमेंड किया था विद द प्राइस टारगेट ऑफ 1350 जो अगस्त में अचीव हो गया था, अभी रिवाइज कर रहा हूँ। एक मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में, इनका मार्केट शेयर करीब 9.9% है और इनका स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट्स ओवर मार्केट शेयर। फोकस है हेल्थ इंश्योरेंस पर और यहाँ पे Q1 में देखा है ग्रोथ ऑफ अबाउट 25% विच इज एक्सट्रीमली गुड। FY23 में जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम था इट वाज अबाउट 21,000 करोड़ और Q1 में था 6,400 करोड़ का, विच शोज अ 19% ग्रोथ, जो इंडस्ट्री ग्रोथ से काफी हाई है। सॉल्वेंसी रेशियो करीब 2.5x का है विच इज एक्सट्रीमली गुड और डिविडेंड पे आउट करीब 29% ऑफ द प्रॉफिट्स है विच ऑल्सो इज डिसेंट। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 47 का है और यहाँ पे मेरा जो रिवाइज टारगेट बनता है 1645 का। ओके, तो ये है आपके लिए
ICICI लोम्बार्ड, जिस पर अमरीसर को भरोसा आ रहा है, इस पर भी रखिए नजर। बट एक बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आती हुई दिख रही है, और ये बयान आ रहा है कविश कटारिया साहब की तरफ से। अब ज़्यादातर लोग जो जानते हैं, कल इनके नाम से अफवाह बाजार में निकली हुई थी कि सोसाइटी जनरल के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और सोसाइटी जनरल ने इन्हें काम से निकाल दिया है। एलिगेशंस थी काफ़ी सारी इनको लेकर, जिसकी वजह से बाजार में भी रूमर्स चल रहे थे कि इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप सेल ऑफ आया है। इन्होंने अपने लिंक्डइन पर थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, एक बयान डाला है अनिल जी, जो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो अफवाहें हैं ये गलत है, मैं अभी भी सोसाइटी जनरल के साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर आप मेरे नाम पर ये अफवाहें फैलाएंगे तो फिर मैं आप पर डेफेमेशन का केस भी जारी करूंगा। बट ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी जनरल के साथ हूँ, ये सारी अफवाहें गलत हैं। खबर का इन्होंने खंडन किया है। बिल्कुल दीप, कल कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मार्केट से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर ये खबर ना हो कि सोसाइटी जनरल के एक बड़े फंड मैनेजर या बड़े एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई एक्शन की बातें हो रही थी और वहीं से बिकवाली शुरू हुई है। याद रहे, पिछले कुछ समय से सोसाइटी जनरल बहुत एक्टिवली भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं। कई सारी ब्लॉक डील्स में उनके नाम आते हैं, कई सारे निवेश में उनके नाम आते हैं। बहुत पुरानी संस्था है, पुरानी FIs है। पता नहीं ये खबरें कहाँ से और क्यों शुरू हुई। और कल जब सुबह बिकवाली का दौर शुरू हुआ तो कल सारे जगह एक ही अलग अलग तरह के मैसेजेस लेकिन ले देकर सोसाइटी जनरल को लेकर चल रहे थे कि इनके यहाँ कोई ऐसा एक्शन हुआ है, किसी एम्प्लॉय पर हुआ है, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। कल जो लोगों ने, जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई, उनके लिए बड़ा सबक है, लेसन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कविश कटारिया साहब जो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए उन्होंने अपने अभी लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये लिखकर डाला है कि वो अभी भी पूरी तरह से सोसाइटी जनरल के साथ हैं, पूरी प्राइड के साथ वो काम कर रहे हैं। अगर उनकी इमेज ख़राब करने की किसी ने भी कहीं भी कोशिश की तो उस पर वो एक्शन ज़रूर लेंगे। और इस तरह की खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो बात यही है, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में खबरें इतनी तेज़ी से, इतनी फास्ट फैलती है कि आप विश्वास भी करने लगते हैं। और उन्होंने, देखिए, सबसे बढ़िया बात देखिए, उन्होंने हैशटैग जो यूज़ किया है, स्टॉप स्प्रेडिंग र्यूमर्स, अफवाहें ना फैलाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 3-4% मिड कैप इंडेक्स जो घटने के पीछे सबसे ज़्यादा, आप हर एक, मतलब कम से कम 10-15 जगह से मुझे मैसेज आ गए होंगे। मतलब यहाँ तक कि लोग तो ये बोला आप बोल दो। अरे कैसे बोल दे भाई, जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, खाली किसी 8-10 प्रॉब्लम मालूम है क्या है, अगर कोई एक गलत खबर भी आपके पास 4 जगह से आ जाती है तो आप उसको सही मानने लगते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सबसे, और हो क्या रहा है, मैं और ऑनेस्टली बोलता हूँ, कल का जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का जो ये फॉल है, अब मैं जो दीप बात बोल रहा हूँ बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। कल का जो ये तेज फॉल हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, इसकी सेबी को जांच करनी चाहिए। इसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, कल मैंने बाजार के बड़े लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या उन्हें रिटेल पैसा बनाते हुए दिख रहा है, वो पच नहीं रहा। और अब आपने हर तरीके से देख लिया, म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। अगर आपको महंगा लगता है मत खरीदिए, आपके पास से बेच दीजिए। अब हर तरीके से करने के बाद अगर आपसे मार्केट नीचे नहीं आ रहा है तो फिर आप इस तरह की र्यूमर का सहारा देते हैं, किसी के एक के नाम से डाल दो। अब होता क्या है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर किसी फंड की तरफ से कोई खराब खबर के दम पे नहीं बेचता। ये बिकवाली पहले खबर डालेंगे, खबर के साथ शुरू करेंगे बड़े लोग, और फिर उसका स्पाइरल इफेक्ट आता है। और यही कल हुआ है, और इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, बाजार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में र्यूमर फैला रहे हैं। बेचने में कोई हर्ज नहीं है, आप 0 करके बेचिए, आपका राइट है, आपका शेयर है। 4% गिरा, 4% छोड़ 40% घटे, वो आपका राइट है, आपका शेयर आपने बेचा है। लेकिन गलत खबरें फैलाकर अगर कोई बेचा तो उसकी जांच होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर कहीं कोई ये कॉम्बिनेशन नजर आता है सेबी को कि इस खबर के ये गिराए और जो गिराने वाले वही इस तरह की नेगेटिव खबरें, गलत खबरें फैला रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि ये कल पूरा कोइंसिडेंस आप देखिए, एग्जैक्टली वही हुआ है। और फिर क्या होता है, जो आम इन्वेस्टर है बेचारा, उसको पता नहीं होता है, वो ढूंढता है, फिर सोशल मीडिया पे इधर उधर जाकर ढूंढता, अच्छा ये हुआ होगा, उसके दम पे फिर वो मानने भी लगता है, मान के फिर एक्शन लेने लगते हैं। हम मानने लग जाते हैं कई बार।
हमें लगता है 5 जगह से आगे, इसका मतलब यार वाकई में कुछ हो रहा है, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? हाँ हम और अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊं, हम खुद हमारी टीम को काम पे लगा, यार जरा पता करो, यार जरा पता करो क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। नेचुरली 3-4% का फॉल किसी लिहाज से छोटा नहीं होता, हम खुद पता लगाने की कोशिश करते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं कटारिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन्होंने सही समय पर अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। ये काफी लोगों के लिए रिलीफ की बात है, नहीं तो कल ये खबर बहुत ज्यादा चल रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छा हैशटैग भी यूज किया, स्टॉप स्प्रेडिंग रिवर्स। भाई पूछ तो लो यार, किसी से कंफर्म तो कर लो, लेकिन ये पक्का किसी न किसी का इंटेंशन है मिड कैप शेयरों को तेजी से घटाने का, जो कल दिखा है। अब है ठीक है, बट एटलीस्ट आप ये मान के चलें ये एक रिलीफ वाली खबर है। बाकी तो जिसका शेयर है, जिसका पैसा है, जिस भाव में उसको खरीदना है, आपका पैसा है, खरीद सकते हैं। जिस भाव में आपको बेचना है, चाहे वो रिटेल हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, आप खरीदे बेचे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, र्यूमर्स फैला के नहीं, डरा के नहीं, गलत चीजों पे आप करिए ना, क्या दिक्कत है। आप ही का शेयर आप जीरो करके बेचे, किसी प्रमोटर के पास शेयर है, वो जो बेचना चाहे बेचे, किसी बड़े इन्वेस्टर के पास है, फंड के पास है, बेचना चाहे बेचे, लेकिन इस तरह के काम करके बेचना ये गलत चीज है, और ये कल हुआ है, ये पक्का हुआ है। नहीं तो ऐसे ही है ना, कोई एक खबर है ना पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में ऐसे नहीं फैलती, तो आई एम श्योर कुछ बड़े एक्शन होंगे इस पे आगे चलते हुए। बिल्कुल सर, और ट्रैक करेंगे हम, बट ये आपके लिए सुबह सुबह क्लैरिफिकेशन आ चुका है, इस पर रखिए नजर। आइए सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दिवांशु। पिक ऑफ द डे के तौर पे बजाज फाइनेंस पे नजर रखना चाहिए। बजाज फाइनेंस ने एक तेजी मेंटेन करी हुई है, स्टॉक के अंदर ऊपर के मूव यहां से देखने को मिल सकते हैं। 7,400 425 इन लेवल्स के आसपास बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 7,300 7,290 के पास है, तो नीचे में जो इसका सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा 7,290 के आसपास का बनेगा, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 7,550 पहला टारगेट, 7,650 दूसरा टारगेट। तो खरीदारी करना है बजाज फाइनेंस 7,290 के एसएल से, टारगेट 7550 7650। 7550 7650 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस दिग्गज के साथ जा रहे हैं सुमित जी आपके लिए।